अर्ज किया है फोकस इतना हो कि बिल्कुल एम पे जाए डार्ट, फोकस इतना हो कि बिल्कुल एम पे जाए डार्ट। अब हम देखेंगे अपने HCF LCM वाले प्रॉब्लम्स का आखिरी पार्ट। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका द 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स देख रहे थे, जहां पे ऑलरेडी हमने अपने चैप्टर में कई सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो भैया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उनको बिल्कुल भी मिस मत करिए। तो यहां पे अपनी इसी रियल नंबर्स की कहानी में आगे बढ़ते हुए अपना अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, जहां पे अगेन अपने HCF और LCM के कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ और शानदार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तगड़े सवालों को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इर्रेशनैलिटी पे बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो अपने कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड HCF LCM वाले प्रॉब्लम्स की वैरायटी में आगे बढ़ते हुए अपने लेक्चर का सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल के अंदर दो नंबर्स पे चर्चा चल रही है। वो दो नंबर्स क्या है, सवाल ने हमें नहीं बताया। सवाल ने हमें उन दोनों नंबर्स का HCF बता दिया है, इसी के साथ साथ सवाल ने हमें उन्हीं दोनों नंबर्स का LCM भी बता दिया है। अब हमें ये चेक करके देखना है कि ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है कि नहीं है। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, समझना। सवाल के अंदर दो नंबर्स पे चर्चा चल रही है। वो दो नंबर्स क्या है, सवाल ने हमें नहीं बताया। सवाल ने हमें उन दोनों नंबर्स का HCF बता दिया है, इसी के साथ साथ उन्हीं दोनों नंबर्स का LCM भी बता दिया है। अब हमें ये चेक करके देखना है कि ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल है कि नहीं है। यानी कि हमें यहां पे ये चेक करके देखना है कि मेरे गिवन नंबर्स का ये HCF, इसी के साथ साथ मेरे गिवन नंबर्स का ये LCM, ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं पॉसिबल हो सकती है। यही हमें चेक करके देखना है। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कहोगे सर आसान सवाल है, सवाल के लैंग्वेज में HCF LCM दोनों पे चर्चा मिल रही है। तो आपने जो बोला था सर, उसके हिसाब से यहां पे अगर मैं अपना फॉर्मूला HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यूज कर दूंगा तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा सर, कहानी खत्म। इतना आसान नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये वैरायटी लग रही है कि हमारी पुरानी वाली वैरायटी जैसी है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। अब ये जो थोड़ी सी अलग वैरायटी है, इसको पहचानने का सबसे पहले तरीका सीख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो ये जो नई वाली वैरायटी है ना, इसको पहचानने के तीन चीजें हैं, तीन पॉइंटर्स हैं। अगर किसी सवाल के अंदर आपको ये तीनों पॉइंटर्स एक साथ दिख गए, तुरंत समझ जाना कि ये थोड़ी अलग वाली वैरायटी है। क्या क्या पॉइंटर्स है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंटर नंबर 1, सवाल आपको गिवन नंबर्स का LCM भी बता देगा, उसके साथ साथ गिवन नंबर्स का HCF भी बता देगा। इसके बाद पॉइंटर नंबर 2, सवाल कभी भी आपको गिवन नंबर्स के बारे में नहीं बताएगा। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर नंबर 3, कि ये वाली वैरायटी एक चेक करने वाली वैरायटी होती है, जहां पे हमें सिंपली ये चेक करना होता है कि दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो समझना बात को। किसी भी सवाल को पढ़ोगे और तुमको यह दिखेगा कि HCF LCM दोनों पे चर्चा मिल रही है, तो तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा कि सर लास्ट क्लास वाली वैरायटी है, फॉर्मूले वाली वैरायटी है, या अलग वैरायटी है। तो क्या करोगे, तुरंत अपने तीन पॉइंटर्स को देखना। अगर तीनों पॉइंटर्स मिल गए सवाल में, तुरंत समझ जाना नई वाली वैरायटी है। अगर तीनों पॉइंटर नहीं मिले, तब तुरंत समझ जाना फॉर्मूले वाली वैरायटी है। तो अगर इस सवाल को जज करें तो यहां पे सबसे पहले पॉइंटर नंबर 1 HCF भी दे दिया है सर, LCM भी दे दिया है। अब दिमाग में डाउट है, पुरानी वाली वैरायटी कि नई वाली वैरायटी,
तो और भी पॉइंटर्स को चेक करेंगे। तो अब यहां पे अपना पॉइंटर नंबर 2, सवाल कभी भी गिवन नंबर्स के बारे में नहीं बताएगा। गिवन नंबर्स के बारे में बताया क्या? नहीं बताया सर, तो पॉइंटर नंबर 2 मिला। अगेन ये भी यहां पे दिख रहा है कि ये एक चेक करने वाला सवाल है सर, हमें यहां पे ये चेक करके देखना है कि दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है कि नहीं है। तो तीनों पॉइंटर्स मिल गए जिससे हम ये कंफर्म हो गए हैं कि ये वाली वैरायटी फॉर्मूले वाली वैरायटी नहीं है, ये एक अलग टाइप की वैरायटी है। तो अलग वैरायटी पहचानना सीख गए सर। अब मुद्दा यह है सॉल्व करने के लिए क्या दिमाग लगाया जाए। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि सवाल के लैंग्वेज में एचसीएफ एलसीएम दोनों पे चर्चा हुई। तो चूंकि सवाल के लैंग्वेज में दोनों पे चर्चा हो रही है, तो दिमाग में यह चल रहा है सर कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों पे बात करने वाला हम कोई प्रॉपर्टी जानते हैं क्या? तो कहोगे सर एक तो अपना फॉर्मूला जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। उसके अलावा एक और चीज जानते हैं जो कि आपको याद आनी चाहिए। दोनों पे बात करने वाली कंबाइंड वे में हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं जो कि कहती है कि गिवन नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो उन्हीं गिवन नंबर्स के एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। हम इन दोनों के कंबाइंड वे में बात करने वाला एक और प्रॉपर्टी ये जानते हैं सर कि गिवन नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक डिवाइजर होता है। पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा था। अब सवाल के वैरायटी से क्लियर है सर कि फॉर्मूले वाली चीज यहां पे लगेगी नहीं। तो तुरंत मेरे दिमाग में अब स्ट्राइक करता है कि ये जो डिवाइजर वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, ये जरूर यहां पे फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। क्योंकि हमें यहां पे ये चेक करके देखना है कि दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हो सकती है कि नहीं। तो तुरंत आपका दिमाग अब ये लगेगा सर कि हम यहां पे अपने एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके देखते हैं। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तब तुरंत कह देंगे कि सिचुएशन पॉसिबल है। लेकिन अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ और रिमाइंडर आ गया तब तुरंत ये कह देंगे कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वैरायटी को कैसे टैकल करना है ये भी सीख लिया सर। फटाफट तरीके से टैकल कर लेते हैं। तो ये रहा एचसीएफ, ये रहा एलसीएम। तो क्या करते हैं सर, यहां पे अपने एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके देखते हैं। तो हम यहां पे अपने एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके देख रहे हैं, समझना बात को। तो 380 को हमने डिवाइड किया 18 से। तो यहां पे अगर डिवीजन करेंगे तो कह दोगे सर 18 2 जा 36 हो गया, यहां पे बचा 2, ये हो गया 20। फिर कह दोगे सर 18 1 जा 18, रिमाइंडर आ गया सर। कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाया। तो हमने ये सीख लिया था कि अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाएगा यानी कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाया यानी कि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है सर, इट इज नॉट पॉसिबल। तुरंत हम आंसर बता देंगे। तो सवाल हमसे ये कह रहा था कि चेक करके देखिए दोनों बातें एक साथ पॉसिबल है कि नहीं है। तो कह देंगे सर चेक कर लिया, दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं है सर। तो यहां पे अपना आंसर देंगे नो, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? एक तगड़ा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है द नंबर्स 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाय 3, 5, 15, 25 एंड 75. व्हाट इज एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000? तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल के अंदर दो नंबर्स 525 और 3000 पे चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है समझना। तो सवाल ने मुझे यह बता दिया है कि ये दोनों के दोनों नंबर्स इन सारे नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है। सवाल ने मुझे यहां पे यह बता दिया है कि ये दोनों के दोनों नंबर्स 3 के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है। अगेन ये दोनों के दोनों नंबर्स 5 के द्वारा भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अगेन ये दोनों के दोनों नंबर्स 15 के द्वारा भी कंप्लीटली डिविजिबल है।
अगेन ये दोनों के दोनों नंबर्स 25 के द्वारा भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अगेन ये दोनों के दोनों नंबर्स 75 के द्वारा भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे अपने नंबर्स 525 और 3000 का HCF पूछ रहा है। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, समझना। सवाल के अंदर दो नंबर्स 525 और 3000 पे चर्चा चल रही है। कैसी चर्चा चल रही है? तो सवाल ने हमें यहां पे ये बता दिया है कि ये दोनों के दोनों नंबर्स इन सारे नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे इन दो नंबर्स का HCF पूछ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन पे दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक आम जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। सबसे पहले आम जिंदगी देखते हैं। तो कहोगे सर सिंपल सवाल है, इतनी कहानी का मतलब ही नहीं था, सीधे सीधे यही लिख देता, HCF निकाल लेते। नंबर्स गिवन है, HCF निकालने के मेथड जानते हैं, मेथड लगा लेते हैं सर, HCF निकाल लेते। ये थी आम जिंदगी। अब देखिए मेंटोस जिंदगी। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना, तो आधा सवाल तो लैंग्वेज में ही सॉल्व कर दिया गया है। ध्यान से सवाल पढ़ोगे, आंसर सीधे आ जाएगा बिना किसी मेथड को लगाए। अब ध्यान से सुनना मेंटोस जिंदगी। तो सवाल ने मुझे बताया कि ये जो दोनों के दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों ही नंबर्स इन सारे नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है। अब चूंकि ये दोनों नंबर्स इन सारे नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल हैं, तो क्या मैं इसी बात को ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सारे के सारे नंबर्स इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं? मैं बिल्कुल बोल सकता हूं सर कि ये सारे के सारे नंबर्स इन दोनों नंबर्स के फैक्टर हैं। यानी कि मैं यहां पे तुरंत कह दूंगा कि 3 इसका भी फैक्टर है, इसके साथ साथ इसका भी फैक्टर है। अगेन मैं कह दूंगा 5 इसका भी फैक्टर, इसके साथ साथ इसका भी फैक्टर है। अगेन मैं कह दूंगा 15 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। 25 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। 75 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स हैं। अब समझना, चूंकि ये सारे के सारे नंबर्स इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं, तो क्या अब मैं इसी बात को और अच्छे से ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सारे के सारे नंबर्स इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। यानी कि मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं कि ये सारे के सारे नंबर्स इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ये सारे इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए सर। अब निकालना क्या है? HCF। तो अगर हम अपनी HCF की डेफिनेशन पे जाएं, तो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जितने भी कॉमन फैक्टर्स हो सकते थे सब मुझे ऑलरेडी बता दिए गए हैं। तो इन सारे कॉमन फैक्टर्स में जो भी हाईएस्ट होगा, जो भी सबसे बड़ा वाला होगा, जो भी लार्जेस्ट होगा, वही तो आंसर होगा। यानी कि सिंपली अगर आप डेफिनेशन यूज कर दोगे HCF की, तो लैंग्वेज में ही जवाब छिपा हुआ है। तो सारे कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला, सबसे हाईएस्ट कौन है? तुरंत कह दोगे सारे कॉमन फैक्टर्स में यही सबसे बड़ा वाला है, यही हाईएस्ट है, यानी कि यही इनका HCF हो जाएगा। बन गया सवाल। तो हमने आम जिंदगी भी देख ली, मेंटोस जिंदगी भी देख ली सर। तो एग्जाम में मेंटोस जिंदगी से बनाइएगा, फट से तुरंत सवाल बन जाएगा, टाइम बचेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजों में सवाल घुमाने की कोशिश करता है, वो आपको पकड़ में आना चाहिए सर। तो एक और शानदार सवाल को हमने यहां पे किया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ध्यान से सुनना। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM? तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल के अंदर दो नंबर्स पे चर्चा चल रही है। वो दोनों नंबर्स क्या हैं सवाल ने हमें नहीं बताया। सवाल ने हमें उन दोनों नंबर्स का HCF बता दिया है, इसके साथ साथ सवाल ने हमें उन्हीं दोनों नंबर्स का LCM भी बता दिया है। अब सवाल हमसे यह कह रहा है कि चेक करके देखिए कि दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है कि नहीं है। तो सवाल की कहानी बहुत अच्छे से क्लियर है और वैरायटी भी पकड़ में आ रही है। अगर हम सवाल की वैरायटी में जाएं तो तीनों पॉइंटर्स फिट बैठ रहे हैं।
पॉइंटर नंबर 1, सवाल के लैंग्वेज में HCF LCM दोनों की कहानी दे दी गई है। पॉइंटर नंबर 2, सवाल ने हमें अपने दोनों नंबर्स के बारे में नहीं बताया है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर नंबर 3, ये एक चेक करने वाला सवाल है कि दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहां पे वैरायटी पकड़ में आ गई है, सॉल्व करना ऑलरेडी सीख लिया। सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है सर कि HCF जो होता है वो LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज करके देखेंगे। अगर कंप्लीट डिवीजन हो गया तो कह देंगे सिचुएशन पॉसिबल है, अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ कह देंगे सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अप्लाई करते अपने कंसेप्ट को। तो यहां पे हम क्या करेंगे, LCM को HCF से डिवाइड करके देखेंगे सर। तो ध्यान दीजिएगा, तो LCM है 380, HCF है आपका 16, डिवीजन करके देखते हैं सर। तो कह दोगे 16 2 जा 32 हो जाएगा 60, तो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 हो जाएगा, 16 4 जा 64, यानी कि 16 3 जा 48 हो गया सर। यानी कि यहां पे रिमाइंडर बच गया सर। तो कहोगे कि कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पाया, यानी कि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल लिख दोगे सर। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लो। तो अभी अभी जो वैरायटी पढ़ी थी उसी पे बेस्ड एक और सवाल देखा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, समझना। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, एक तगड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो कि आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा। सर ये सवाल अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ गया तो कम से कम 50% स्टूडेंट्स इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट्स के साथ मैथ्स को नहीं पढ़ते। लेकिन प्रिंस सर के स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंस सर के सारे स्टूडेंट्स सब कुछ कंसेप्ट्स के साथ पढ़ते हैं सर। तो इस सवाल के सोल्यूशन में बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल हमसे पूछ रहा है कि 6 डिजिट का वो सबसे बड़ा वाला नंबर बताइए जो कि इन तीनों के तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। समझिएगा बात को। सवाल हमसे पूछ रहा है कि 6 डिजिट का वो सबसे बड़ा वाला नंबर बताइए जो कि 24 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, इसके साथ साथ वो 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो, इसके साथ साथ वो 36 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो। यानी कि अगर मैं सवाल को थोड़ा सा और अच्छे से समराइज करूं तो सवाल के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है सर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि तीनों के तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, तो आप कहोगे सर कि ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ऐसे अनगिनत नंबर हो सकते हैं जो कि इन तीनों के तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे सर। अब ऐसे बहुत सारे नंबर्स में से हम 6 डिजिट के सबसे बड़े वाले नंबर में इंटरेस्टेड है। तो समझिएगा, सवाल की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि इन तीनों के तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकते हैं। तो उन बहुत सारे नंबर्स में से भी हम सबसे बड़े वाले 6 डिजिट के नंबर में इंटरेस्टेड हैं। तो अब सवाल की कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब सॉल्यूशन पे दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सवाल में जो बोला जा रहा है उससे क्रिएट कर लेते हैं अपनी मैथमेटिक्स। तो कहोगे सर नंबर क्या है, मुझे क्या पता। तो रैंडमली अपने नंबर को मान लिया x। अब समझना, सवाल के अनुसार मेरा ये जो x है ये 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बिल्कुल सही बात सर। अगेन कहोगे सर कि मेरा ये जो x है ये 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। बिल्कुल सही बात सर। अगेन कहोगे कि मेरा ये जो x है सर ये 36 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मेरा जो x है सर ये तीनों के तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब यहां ध्यान से सुनना, तो मेरा x इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है, इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है, इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है।
अब आपको कुछ याद आना चाहिए सर, कहीं पे भी अगर कंप्लीटली डिविजिबल वाली बात होती है तो उसको मल्टीपल के टर्म में, फैक्टर के टर्म में बताया जा सकता है। तो दोनों तरीके से दिमाग लगा के ये देखते हैं कि कहां पे कॉमन की कहानी फिट बैठती है। समझना, सबसे पहले अगर फैक्टर के तरीके से सोचें तो तुरंत कह देंगे कि मेरा x 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मेरा x 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है, मेरा x 36 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो फैक्टर के टर्म में क्या मैं इसी बात को ऐसा नहीं कह सकता कि 24 x का एक फैक्टर होगा? बिल्कुल कह सकता हूं। अगेन मैं कह सकता हूं कि 15 भी x का एक फैक्टर होगा। अगेन मैं कह सकता हूं कि 36 भी x का एक फैक्टर होगा। तो मैं यहां पे तुरंत कह दूंगा कि ये तीनों के तीनों नंबर्स x के फैक्टर्स होंगे। ये मैं यहां पे तुरंत कह दूंगा कि ये तीनों के तीनों नंबर्स x के फैक्टर्स होंगे। लेकिन सर, यहां पे ये कहने के बावजूद कॉमन फैक्टर की कोई कहानी फिट नहीं बैठती है। तो अब क्या करेंगे? मल्टीपल के तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल के तरीके से सोचेंगे। समझना, तो x इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, x इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है, x इससे भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसी बात को मल्टीपल के टर्म में मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि x 24 का एक मल्टीपल है। बिल्कुल बोल सकता हूं। अगेन मैं बोल सकता हूं सर x 15 का भी एक मल्टीपल है। अगेन मैं बोल सकता हूं सर कि x 36 का भी एक मल्टीपल है। तो अगर तीनों बातों को मिला दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x जो है सर, ये तीनों के तीनों नंबर्स का मल्टीपल है। x इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है। तो क्या मैं इसी बात को ऐसा नहीं बोल सकता कि x तीनों का कॉमन मल्टीपल है? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो कहोगे सर, मल्टीपल के साथ कॉमन वाली बात फिट बैठती है। फैक्टर के साथ फिट नहीं बैठी थी सर, लेकिन मल्टीपल के साथ कॉमन वाली बात फिट बैठ रही है। तो मुझे इतना जरूर पता चल गया है कि x जो है सर, ये तीनों का कॉमन मल्टीपल है। इस बात को लिख लेते हैं। तो x जो है सर, ये तीनों का कॉमन मल्टीपल है। किसका किसका? तो 24, 15 और 36 का। इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है x। अब ध्यान से सुनना, तो x जो है सर, ये तीनों का है कॉमन मल्टीपल। अब हम किस में इंटरेस्टेड हैं? तो हम सबसे बड़े वाले नंबर में इंटरेस्टेड हैं। यानी कि यहां पे कह दोगे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे भैया, मेरा x सबसे बड़ा वाला नंबर होना चाहिए, तो कॉमन मल्टीपल है x, ये समझ में आ गया। अब उसमें भी सबसे बड़ा वाला 6 डिजिट का नंबर चाहिए, यानी कि बड़े नंबर में इंटरेस्टेड है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर, बड़ी अजीब बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल जैसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमने तो सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ा है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल जैसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सॉल्व कैसे करें? तो मेरा दिमाग चलना चाहिए कि ठीक है, कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड जो तुमने पढ़ा है फिलहाल वो करके देखो। तो कहोगे सर, कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ा है, एलसीएम के बारे में पढ़ा है, तो पहले इनका एलसीएम निकाल के देखते हैं, आगे समझेंगे क्या करना है। तो इससे रिलेटेड हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा है, तो इनका फटाफट निकाल लेते हैं एलसीएम। तो नंबर्स हैं आपके 24, 15 और 36। तो फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम को निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना यहां पे। तो अगर यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर, सबसे पहले कहानी 24 की अगर देखा जाए सर, तो यहां पे हो जाएगा 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। तो 24 के दो ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 2 और 3। ठीक है, लिख लेते हैं 2 और 3। कौन कितनी बार आ रहा है? तो कह दोगे सर 2 आ रहा है 3 बार, 3 आ रहा है 1 बार, 3 1 बार, 2 आ रहा है आपका 3 बार। लिख लिया। अब 15 को मुंह जबानी कर सकते, 3 5 15, तो 3 × 5 दोनों की पावर 1 हो जाएगी। अब 36 पे आते हैं। 36 के लिए फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, तो 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। तो इसके भी दो ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 2 और 3। लिख लेते हैं 2 और 3 किसकी क्या पावर हो जाएगी? तो 2 2 बार, 3 भी 2 बार, तो दोनों प्राइम फैक्टर्स 2 2 बार आ रहे हैं सर। लिख लिया। अब ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम निकालना जानते हैं। क्या करते हैं सर? तो कंबाइंड वे में सारे प्राइम फैक्टर्स में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स हैं, सबको लिख लेते हैं।
तो यहां पे अगर अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स देखें तो मुझे दिख रहा है सर 2 है कहानी में, लिख लिया। अगेन कहोगे सर कहानी में 3 है, लिख लिया। अगेन कहोगे सर कहानी में 5 है, लिख लिया। अब बारी इनके पावर की, तो पावर में कौन सा लेते हैं, हाईएस्ट वाला सर। तो 2 में कंपेयर करें तो 2 एक बार यहां आया, एक बार यहां आया, एक जगह पावर है 3, एक जगह है 2। हाईएस्ट वाली लेंगे, 3 को लेंगे, लिख लिया सर। 3 को कंपेयर करें सर तो 3 जगह है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तीनों जगह पावर क्या क्या है, तो 2 जगह पावर 1 है, एक जगह 2 है। हाईएस्ट वाली लेते हैं सर, तो हाईएस्ट वाली को लिया यानी कि 2 को लिया। अब 5 की बात करते हैं तो कह दोगे सर 5 तो एक ही बार आया है, यानी कि वहां पे जो पावर थी वही सेम लिखा जाएगी। तो पावर 1 थी तो पावर 1 यहां पे लिखा गया सर। तो एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 5, जो कि निकल के आ रहा है 5 8 जा 40, 40 इंटू 9 4 9 जा 36 यानी कि 360। तो हमने यहां पे एलसीएम निकाल लिया अपने उन गिवन नंबर्स का। पहले इतना नोट डाउन करिए। अब आगे का दिमाग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहीं पे भी अगर आपका ध्यान भटका तो समझ में आना बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से अब समझना मेरी बात को। तो ये जो हमने एलसीएम निकाला सर, ये क्या है, तो तुरंत कहोगे सर कि ये जो नंबर है ये इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है। सही बात है सर, ये जो नंबर है ये इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है, और उसमें भी सर इन तीनों का सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है। तो तुरंत कहोगे सर कि ये जो नंबर आया है ये इन तीनों का सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है। हम बड़े वाले कॉमन मल्टीपल में इंटरेस्टेड है, तो क्या दिमाग लगाया जाए। तो मेरे दिमाग में चल रहा है सर कि ये जो है ये इनका सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके मल्टीपल्स निकालता हूं। क्या करता हूं सर, इसके मल्टीपल्स निकालता हूं, क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा है कि सर ये जो इनका कॉमन मल्टीपल है ये नंबर इन तीनों के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है। समझना बात को सर, ये नंबर इन तीनों के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि अगर मैं इस नंबर का टेबल पढ़ूंगा तो इस नंबर के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो भी सारे के सारे इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। बिल्कुल सर। तो यहां पे हमने एक नया कंसेप्ट सीखा कि एक बार हमने कोई एक ऐसा नंबर पता कर लिया जो कि मेरे सारे गिवन नंबर्स के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी सारे के सारे इनके द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। एक नया कंसेप्ट सीखा, इसको कॉपी पे नोट डाउन करो। तो मुझे यह समझ में आ गया है कि इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे ये सारे मल्टीपल्स को अगेन ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे सर। तो समझना, तो 360 को ये तीनों के तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अगले मल्टीपल पे जाते हैं, तो 362 जा कितना हो जाएगा 720। अगेन कहोगे सर 720 को भी ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगेन इसका फिर 3 टाइम्स एक नंबर आएगा, 4 टाइम्स, ऐसे करके कहानी अनंत तक जा सकती है। ऐसे करते हुए कहानी अनंत तक जा सकती है। तो जो बात हमने शुरुआत में देखी थी वो समझ में आ रही है सर, कि अगर कोई मुझसे ये पूछता कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनको ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, तो हम उसे बोलेंगे ऐसे अनगिनत नंबर्स होंगे जिनको ये तीनों के तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो मेरा दिमाग ये चला कि हमने सबसे पहले इन तीनों का सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल निकाला और उसके बाद उसका टेबल पढ़ लिया, क्योंकि उसके टेबल में अब जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे के सारे नंबर्स इन तीनों के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, जो कि सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो अब धीरे धीरे करके अगर मल्टीपल्स में बढ़ते जाएंगे तो कहोगे सर कि 3 डिजिट का नंबर खत्म होगा तो आगे मल्टीपल्स में जाके 4 डिजिट का नंबर आएगा, फिर इसी तरीके से 4 डिजिट का नंबर चलेगा, 4 डिजिट का नंबर मल्टीपल्स में खत्म होगा, फिर 5 डिजिट का नंबर आएगा, फिर ऐसे करते हुए 5 डिजिट का नंबर खत्म होगा तो मल्टीपल्स में 6 डिजिट का नंबर आएगा, और उसी 6 डिजिट के नंबर में सबसे बड़े वाले नंबर से हम इंटरेस्टेड हैं सर। यानी इसके सारे मल्टीपल्स में हमें वहां जाके रुक जाना है जहां पे हमें अपने 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर मिल जाए। तो मुद्दा यह है कि इसका 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला मल्टीपल कैसे ढूंढे, क्योंकि यही आंसर होगा। अब मुद्दा यह है
कि इसका 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला मल्टीपल क्या होगा, यही हमें ढूंढना है। अब देखो क्या दिमाग लगा रहे हैं इसके लिए, अब समझना। तो थोड़ी देर के लिए मल्टीपल की कहानी को भूल जाओ, मुझे बस इतना बताओ कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर क्या जानते हो? तो कहोगे सर वाह क्या आसान सवाल पूछ लिया है। 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर जानते हैं सर, 6 बार 9 लिख लेंगे। सर कह दोगे यही है 6 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 सबसे बड़ा नंबर। 6 डिजिट का यही सबसे बड़ा नंबर है। अब मुझे क्या खोजना है? मुझे 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला इसका मल्टीपल खोजना है। तो समझना बात को, इसका जो 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला मल्टीपल होगा उसको 360 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप किसी भी नंबर के टेबल को लिखते हो सर, तो टेबल के जो भी टर्म्स आते हैं उसको स्टार्टिंग वाला कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे करके कहानी चलती है सर। तो जो सबसे पहला वाला मल्टीपल होता है ये इन सब को कंप्लीटली डिवाइड करता है, ये हम कॉमन सेंस से जानते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है सर, ये जितने भी इसके मल्टीपल्स आएंगे इन सभी को 360 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यानी कि जो 360 का 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला मल्टीपल होगा उसको भी 360 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर तुम यही जानते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं सर, हमने जो अभी सीखा उसके हिसाब से इसको 360 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मल्टीपल को 360 कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके देखते हैं। तो यहां पे अगर डिवाइड करें तो दिमाग में अगर टेबल पढ़ने की कोशिश करें सर, तो क्या दोगे 36 2 जा 72, क्योंकि 3 टाइम्स में तो बड़ा हो जाएगा। तो 36 2 जा यानी कि 2 टाइम्स में यहां पे 720 हो जाएगा सर। आगे देखो, तो यहां से 9 उतरा, यहां से 7 उतरा और यहां से 2 उतरा। 279 जाएगा नहीं, एक और 9 उतारना पड़ेगा, एक और 9 को उतार लिया सर। अब यहां पे दिमाग में सोच रहे हैं किस टेबल से जाना चाहिए, तो यहां पे 7 के आसपास लगना चाहिए। देखते हैं सर, 367 जा, तो 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21, 4 आपका 25। तो दिख रहा है सर कि 8 टाइम्स में इससे बड़ा हो जाएगा, 7 टाइम्स में जाना चाहिए। तो 7 टाइम्स में 2520, 2520 यहां पे लिख लिया सर। अब देखो यहां पे तो बचा 9, यहां से बचा 7, यहां से बचा 2, फिर से 279 नहीं जाएगा, एक और 9 उतारना पड़ेगा, उतार लिया। फिर से 7 टाइम्स में जाएगा, दिख रहा है सर सेम नंबर आया, फिर से 7 टाइम्स में जाएगा, तो 2520 कितना आ रहा है 972, 279, फिर नहीं जाएगा। अब ये जो लास्ट 9 बचा है इसको भी उतार लेंगे, फिर से सेम नंबर आ गया, फिर से 7 टाइम्स में जाएगा 2520, और आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 279। क्या रहा है सर रिमाइंडर? 279। अब समझना, तो रिमाइंडर आ गया सर 360 से डिवाइड करके अपने 6 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को। अब एक लॉजिक मुझे याद आता, हमने पढ़ा था सर कि अगर मैं अपने डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा दूंगा तो उसके बाद जो नया डिविडेंड आएगा वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। याद आ रहा है? याद आना चाहिए। तो वही काम करते हैं सर, यही काम करते हैं सर। यहां पे एक नया डिविडेंड बना लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसमें रिमाइंडर को क्या करते हैं? घटा देते हैं, जो कि है 279। घटा दिया सर। तो अब ये जो मेरे पास नंबर आ रहा है, अब ये जो मेरे पास नंबर आ रहा है सर, ये नंबर 360 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और आपको पता है कि अगर कोई नंबर 360 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो वो उसका एक मल्टीपल होगा। तो 360 का हमने यहां पे क्या किया? 360 का हमने यहां पे 6 डिजिट का एक मल्टीपल निकाल लिया। अब आपको यही डाउट है ना कि ये जो 6 डिजिट का मल्टीपल आया है, क्या ये सबसे बड़ा वाला 6 डिजिट का मल्टीपल है? तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हो। टेबल में आगे कैसे बढ़ते हैं सर? तो हमें एक बचपन से रूल पता है कि अगर कोई हमसे बड़ी टेबल पूछता था और हमें टेबल आगे याद नहीं रहता था तो उसी नंबर को ऐड करते जाते थे। तो ये 6 डिजिट का मल्टीपल है 360 का। सबसे बड़ा है क्या ये नहीं पता, कैसे पता करेंगे सर? तो इसका जस्ट आगे वाला मल्टीपल पता कर लेते, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका जस्ट आगे वाला कैसे मिलेगा? 360 इसमें जोड़ो। तो इसमें जैसे ही 360 को जोड़ेंगे सर,
इसमें जैसे ही 360 को जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहां पे 7 3 10 हो गया, 1 9 1 10, फिर 1 9 1 10, फिर 1 और यहां पे 9 1 10। तो ये अब बन गया 1 2 3 4 5 6 7। ये आ गया मेरे पास 7 डिजिट का 360 का मल्टीपल। तो जैसे ही अगले मल्टीपल पे गए 7 डिजिट का मल्टीपल आ गया, तो लॉजिक से क्लियर हो गया ना भैया कि ये मेरे 6 डिजिट का सबसे ज्यादा बड़ा मल्टीपल रहा होगा। तो लॉजिक से क्लियर हो गया कि ये मेरे 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला 360 का मल्टीपल रहा होगा, क्योंकि जस्ट आगे वाला तो मुझे 7 डिजिट में ले गया। तो पूछा जा रहा था कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, निकाल लिया सर यहां पे। और कुछ भी पूछता निकाल सकते थे, हमसे पूछ सकता था 7 डिजिट का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा। लो आपकी आंखों के सामने है। 7 डिजिट का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या होगा। अगेन रूल इसी हिसाब से चलना है जैसे मैंने आपको सिखाया। तो बड़ा सिंपल फंडा है, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये जितने भी मल्टीपल्स मैंने 360 के निकाले हैं, इन सारे मल्टीपल्स को ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया है अपने 6 डिजिट का वो सबसे बड़ा वाला नंबर, जिसको ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, और ये मेरा नंबर है। फटाफट नोट डाउन करो। तो इस वैरायटी पे कोई भी चीज पूछ लेता हम इजीली निकाल सकते थे सर। बस यही सिंपल सा लॉजिक आपको यहां पे दिमाग में रखना है, याद रखना है कि कॉमन मल्टीपल्स की कहानी। तुमने क्या किया, कॉमन मल्टीपल्स की कहानी पे सोचा, क्योंकि तुमको पता है कि ये जो एलसीएम आया सर, ये भी क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि इस नंबर को ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे तो इसके सारे मल्टीपल्स को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, और उसी में तुम इंटरेस्टेड हो। अब उन सारों में भी तुमको 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर चाहिए, तो तुमने दिमाग लगाया कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर तो ये होता है। अब इस रेंज के आसपास में इसका कौन सा वाला मल्टीपल होगा, तो उसके लिए तुमने क्या किया, डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर घटा दिया। तो अब आपको वो नंबर मिल गया 6 डिजिट का, जो कि इसका एक मल्टीपल है। और तुमने वेरीफाई करके देखा तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये जो आया है ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा वाला 360 का मल्टीपल है, क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट थी सर यहां पे। तो एक शानदार सवाल, एक तगड़ा सवाल, एक धांसू सवाल। अब आपका यहां पे होमवर्क रहेगा कि इसी सवाल में तुम सबसे पहले निकालना स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट, और उसके अलावा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट, ये निकालना। यानी कि यहां पे इसके बदले बदल के ये और ये आ जाएगा, और सेम सवाल है, ये आपका निकालना होमवर्क रहेगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। एक ऑसम सवाल, एक कंसेप्चुअल तगड़ा सवाल सर, प्योर कंसेप्ट का सवाल। ठीक है सर, मजा आया, आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक बहुत धांसू सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000 but greater than 1 lakh which is exactly divisible by each of 8, 15 and 21। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल हमसे यहां पे यह पूछ रहा है कि 1 लाख से बड़ा हमें एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 1,10,000 के सबसे नजदीक होगा, और वो नंबर इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, समझना। सवाल हमसे पूछ रहा है कि 1 लाख से बड़ा एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 1,10,000 के सबसे नजदीक होगा, और वो नंबर इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि अगर मैं अच्छे से समराइज करके बोलूं तो कहानी कुछ इस प्रकार है। 1 लाख से बड़ा एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 1,10,000 के सबसे नजदीक होगा, और मेरा वो नंबर 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, इसके साथ साथ 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, इसके साथ साथ 21 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो सवाल की कहानी समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि सर लास्ट सवाल जैसा ही सवाल है, बिल्कुल उसी तरीके से दिमाग लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नंबर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, हमें नहीं पता सर कौन सा नंबर है, तो नंबर को मान लिया रैंडमली x।
अब सवाल के अनुसार मैथमेटिक्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है सर कि ये जो नंबर x है ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये जो x है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगेन मेरा यही नंबर x 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अगेन यही नंबर x 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अगेन कहोगे यही नंबर x 21 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मेरा ये जो नंबर x है ये इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। समझना बात को। तो x 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, x 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, x 21 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो फिर से यहां पे फैक्टर मल्टीपल दोनों के टर्म में सोचते हैं सर, और ये दिमाग लगाते हैं कि कॉमन की कहानी कहां फिट बैठेगी, फैक्टर के साथ कि मल्टीपल के साथ, कंसेप्ट लगाते हैं। तो कहोगे सर x जो है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इस बात को अगर मैं फैक्टर के टर्म में बोलूं तो मैं तुरंत यहां पे बोल दूंगा सर यानी कि 8 जो है ये x का एक फैक्टर होगा। तो बिल्कुल इसी पैटर्न के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि 15 भी x का एक फैक्टर होगा। अगेन मैं बोल सकता हूं कि 21 भी x का एक फैक्टर होगा। तो तीनों के तीनों x के फैक्टर होंगे, लेकिन सर यहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर की कहानी फिट नहीं बैठती है। अब इसी चीज को मल्टीपल के तरीके से सोचते हैं। तो चूंकि मुझे गिवन है सर कि x 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, x 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, x 21 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि x 8 का एक मल्टीपल है। अगेन मैं ये भी बोल सकता हूं कि x 15 का भी एक मल्टीपल है। अगेन मैं ये भी बोल सकता हूं कि x 21 का भी एक मल्टीपल है। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं सर कि x जो है ये तीनों नंबर्स का मल्टीपल है। तो चूंकि x तीनों नंबर्स का मल्टीपल है तो क्या मैं इस बात को कंबाइंड वे में ऐसा नहीं बोल सकता कि x तीनों का कॉमन मल्टीपल है? बिल्कुल बोल सकता हूं सर। तो हमने पता कर लिया है कि x जो है सर ये तीनों का कॉमन मल्टीपल है, तीनों का, यानी 8, 15, 21 तीनों का कॉमन मल्टीपल है सर। क्लियर? अब देखो यहां पे तो x तीनों का कॉमन मल्टीपल है और x के बारे में मुझे बोला जा रहा है कि मेरा जो x है वो 1 लाख से बड़ा होना चाहिए और वो 1,10,000 के सबसे ज्यादा नजदीक होना चाहिए। तो सिचुएशन के हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा ये दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि समझना बात को, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि इन तीनों के कितने कॉमन मल्टीपल होंगे तो मैं तुरंत जवाब दूंगा कि इन तीनों के अनगिनत कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। अब उन अनगिनत कॉमन मल्टीपल में से हम सिचुएशन के हिसाब वाले अपने मल्टीपल में इंटरेस्टेड हैं सर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अनगिनत मल्टीपल्स हो सकते हैं उनमें सबसे छोटा वाला खोज लेते हैं। तो सबसे छोटा वाला क्या होता है? एलसीएम होता है। तो सबसे पहले इन सारे मल्टीपल्स में से सबसे छोटा वाला पता कर लेते हैं। तो प्रोसीजर जानते हैं, अप्लाई करते हैं सर। नंबर से 8, 15, 21, तो ध्यान दीजिएगा 8, 15 और 21। तो अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं तो तीनों को मुजबानी कर सकता हूं। 8 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 2 का क्यूब, अकेले अच्छा नहीं लगेगा, 1 का 7 दे देते हैं। अगेन 15 पे 3 पचे 15 होता है सर, तो 3 × 5 दोनों की पावर 1। 21 सर 3 7 जा 21 होता है, तो 3 × 7 अगेन दोनों की पावर 1। अब हम आगे एलसीएम निकालने का तरीका जानते हैं। हम अपने इन सारे प्राइम फैक्टर्स में कंबाइंड वे में ये देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं, सबको उठा लेते हैं। तो अलग अलग टाइप में देखा जाए तो 2 मिला सर 2 को लिख लिया, अलग अलग टाइप में 3 मिला सर 3 को लिख लिया, अलग अलग टाइप में 5 मिला सर 5 को लिख लिया, अलग अलग टाइप में 7 मिला सर 7 को भी लिख लिया। पावर क्या जाएगी? हाईएस्ट वाली जाती है। 2 में देखा जाए तो कह दोगे सर 2 एक ही बार आया है, यानी कि जो पावर होगी वही एज इट इज लिख लेंगे। 3 में देखा जाए सर तो 3 कहोगे 2 बार आया और दोनों जगह पावर सेम है, यानी वही सेम वाली पावर डल जाएगी। 5 कहोगे एक ही बार आया, यानी जो पावर थी वही डल जाएगी। 7 भी कहोगे एक ही बार आया, यानी कि जो पावर थी वही डल जाएगी। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं तो कह दोगे 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहां पे ध्यान से सुनना,
तो 5 8 जा 40 हो गया, 40 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 यानी कि 120, 120 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो देखो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 यानी कि 840 आ गया है सर मेरा एलसीएम। फटाफट पहले इतनी कहानी को नोट डाउन करो जल्दी से सर। तो यहां पे हमने अपना एलसीएम निकाल लिया है, यानी कि हमने वो सबसे छोटा नंबर निकाल लिया है जिसको ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो वो सबसे छोटा नंबर आ गया है जिसको ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगेन हम जानते हैं कि इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे उन सारे मल्टीपल्स को भी ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अब हम इसके ऐसे मल्टीपल में इंटरेस्टेड हैं जो कि 1 लाख से बड़ा हो, इसके साथ साथ 1,10,000 के सबसे नजदीक हो। तो किसके नजदीक कह रहा है, इसके नजदीक कह रहा है ना, तो इस रेंज में अपना मल्टीपल ढूंढते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, इस रेंज का अपना मल्टीपल ढूंढते हैं। तो मल्टीपल ढूंढने का तरीका ऑलरेडी हमने लास्ट वाले सवाल में ही सीख लिया था। तो देखो यहां पे ध्यान से, तो 1,10,000, 1,10,000, ठीक है सर, ये हो गया आपका 1,10,000। इसके आसपास के हम 840 के मल्टीपल में इंटरेस्टेड है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 840 से। किससे डिवाइड कर देंगे सर, 840 से। अब ध्यान से यहां पे देखना, तो 840 से अगर डिवाइड करेंगे सर तो 2 टाइम्स में तो 1600 पार हो जाएगा, यानी इससे बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम ही रखते हैं और यहां पे 840 लिख लेते हैं सर। लिख लिया, ध्यान से देखते जाना। तो हो गया 0, ये 10 में से 4 गया, 6 बचा सर। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका यहां पे 10, 10 में से 8, 2 हो गया सर। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो इससे जाएगा नहीं, एक और 0 उतारना पड़ेगा, उतार लिया। अब 8 4 जा 32 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 8 3 जा 3 टाइम से जाना चाहिए, चेक करके देखते हैं। तो 840 इंटू 3 जा, तो 3 0 जा 0, 4 3 जा 12 का 2, यहां 1, 8 3 जा 24, 25। ठीक है सर, सही है, चला जाएगा। तो 3 टाइम्स में जाएगा ये 2 5 2 0। ठीक है सर, ये हमने यहां पे लिख लिया। तो यहां आ रहा है 0, यहां 10 में से 2, 8 बचा सर। ये आपका क्या बन गया, तो ये बन गया 5, 5 में से 5 हो गया आपका 0, यानी ये कट गया, ये भी कट गया सर। अब देखो यहां पे आया है 80, कितना आया है सर, यहां पे 80 आया है, एक और 0 उतर जाएगा, 800 हो जाएगा। अब देखो, अब ये तो जाएगा नहीं, यानी कि यही रिमाइंडर बच गया है सर, यही रिमाइंडर बच गया है 800। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर मैं अपने डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा दूं तो उसके बाद जो नया डिविडेंड आता है वो डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो इसमें 800 घटा के देखिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। इसमें 800 घटा के देखते हैं तो 1,10,000, इसमें घटा देते हैं 800। ध्यान से देखते जाना सर, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पे अगर कैलकुलेशन करें तो कह दोगे 0 हो गया, 0 हो गया, 10 में से 8 गया, यहां पे आपका 2 बचा, ये बन गया 9, ये बन गया 0, यानी 109,200 हो जाएगा सर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। 9,200 में 800 जोड़ दोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा, यानी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है सर। तो हमने इसके आसपास का, ध्यान से सुनना, हमने इसके आसपास का एक मल्टीपल निकाल लिया है 840 का। ठीक है, ये नंबर आ रहा है, ये नंबर क्या है, ध्यान से देखना। तो ये नंबर है 109,200। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या ये नंबर 1 लाख से बड़ा है, तो कहोगे सर 1,09,200 बिल्कुल 1 लाख से बड़ा है। तो जो कंडीशन बोली जा रही है वो सेटिस्फाई हो रही है सर, ये जो कंडीशन बोली जा रही है ये सेटिस्फाई हो रही है सर। ठीक, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से। तो इसके आसपास का ये हमने एक नंबर निकाला सर। इसके बाद इसके आसपास का थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो एक और नंबर आ जाएगा जो कि इसका मल्टीपल होगा। तो थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं यहां पे। तो थोड़ा सा अगर और पीछे जाएंगे सर तो समझना, मल्टीपल्स की कहानी में हमने बचपन में ही सीखा है कि उस नंबर को जोड़ते जाते हैं तो आगे वाले मल्टीपल आते हैं, यानी कि घटाते जाएंगे तो पीछे वाले आएंगे। तो 840 और घटा के देखते हैं, एक तो आ गया, 840 और घटा के देखते हैं सर। तो अगर 840 और घटाएं तो यहां पे कह दोगे 0, 10 में से 4 यहां पे हो गया 6, ये हो गया 1, तो 11 में से 8 ये हो गया 3, ये हो गया 8 आपका, और ये हो गया 10।
तो यहां पे एक और मल्टीपल इसके आसपास का आया जो कि 1 लाख से बड़ा है। ठीक है सर, ध्यान से देखते जाना क्योंकि हमें नियरेस्ट चाहिए, इसके सबसे नजदीक वाला इसका मल्टीपल चाहिए। ध्यान से देखते जाना। अब यहां पे क्या करते हैं, इससे बड़ा वाला एक देखते हैं। क्या करते हैं सर, इससे एक छोटा वाला देखा, इससे एक बड़ा वाला देखते हैं। इससे बड़ा वाला देखेंगे यहां पे सर, तो 109200, इसमें क्या जोड़ देंगे, तो कह दोगे सर इसमें 840 जोड़ देंगे। तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 4, इसके अलावा 8 + 2 10 हो गया, यहाँ पे 1, 9 + 1 10 हो गया, यहाँ पे 1, ये आपका ये निकल के आ गया सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये जितने भी मल्टीपल हमने निकाले ये सारे मल्टीपल 1 लाख से बड़े हैं। ठीक है, किसके अराउंड निकाले, तो हमने इसके अराउंड सारे मल्टीपल्स निकालने की कोशिश की। तो इसके अराउंड हमने एक मल्टीपल निकाला। अब चूंकि सर नियरेस्ट बोल रहा है, सबसे नजदीक वाला बोल रहा है, तो नजदीक वाला बोल रहा है, इसी वजह से हमने दिमाग ये लगाया सर कि इसके आसपास में एक तो निकाला ही निकाला मेन वाला, इससे जस्ट आगे वाला भी मल्टीपल निकाला, इसके जस्ट पीछे वाला भी निकाला, क्योंकि मैं सबसे नजदीक में इंटरेस्टेड हूं। अब ये सबसे नजदीक का मतलब क्या है समझना। सर आपके सामने मैं 2-3 नंबर्स लिखता हूं, ध्यान से देखना। मैं लिखता हूं यहां पे 6, मैं लिखता हूं 11, मैं लिखता हूं 13। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से 8 के सबसे नजदीक कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहोगे सर इन तीनों में से 8 के सबसे नजदीक 6 है। सर कौन है? 6 है इन तीनों में 8 के सबसे नजदीक। कैसे पता किया? तो कहोगे सर सिंपल लॉजिक है, ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर है इससे तीनों को घटा के देखते हैं, जिस सिचुएशन में डिफरेंस सबसे छोटी होगी वही सबसे नजदीक वाला नंबर देगी। तो यहां पे डिफरेंस 2 का आता, यहां पे डिफरेंस 3 का आता, यहां पे डिफरेंस 5 का आता, तो सबसे कम डिफरेंस यहां पे आया, इसलिए ये सबसे नजदीक वाला हुआ। तो अगर सबसे नजदीक वाला इसके मुझे ढूंढना है, तो ये जो मैंने मल्टीपल्स निकाले हैं क्या क्या, ध्यान से देखना। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों में ये देखेंगे सर कि इसको, क्योंकि इसके अराउंड नजदीकी चेक करनी है ना, तो इसको तीनों से अगर घटाएं तो किस केस में डिफरेंस सबसे छोटा आएगा। तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए सर, यहीं से दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है सर कि 1,10,000 के सबसे ज्यादा नजदीक इन तीनों में यही है, 1,10,040, यही सबसे नजदीक है। क्योंकि बाकी सिचुएशंस के लिए डिफरेंस निकालेंगे तो बड़ा आएगा, यहीं पे डिफरेंस सबसे छोटा आएगा। तो इसके नजदीक का वो नंबर जो कि सिचुएशन सेटिस्फाई करता हो, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है सर, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अब देखो यहां पे तुम लोगों को यहां तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहां तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आ सकता है, फिर से इस पोर्शन को क्लियर कर रहा हूं, समझना। देखो तो सर मुझे यह पता है कि मेरा जो भी नंबर होगा वो 840 का मल्टीपल होगा। अब मुझे किसके अराउंड चेक करना है, किसके नजदीक? तो कहोगे सर इसके नजदीक चेक करना है, सवाल ने बोला है। तो इसके नजदीक चेक करना था तो हमने इसलिए इस वाले को इससे डिवाइड किया। तो हमने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 800। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर मैं अपने डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा दूंगा तो जो नया डिविडेंड आएगा वो 840 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि वो 840 का एक मल्टीपल होगा। तो हमने इसके नजदीक वाला 840 का एक मल्टीपल निकाल के रख लिया। अब देखो, अब सवाल बड़ा ट्रिकी है। सवाल यह है कि इस नंबर के सबसे नजदीक वाला आपको 840 का मल्टीपल चाहिए। तो मैंने दिमाग ये लगाया, रिस्क ना लेते हुए, ये तो हमने निकाला सर, इसके अलावा इसके जस्ट एक आगे वाला मल्टीपल, इसके जस्ट एक पीछे वाला मल्टीपल निकाल के देखा, क्योंकि मैं सबसे नजदीक वाले में इंटरेस्टेड हूं। तो जस्ट आगे वाले के लिए 840 को जोड़ दिया, जस्ट पीछे वाले के लिए इसमें 840 को घटा दिया। तो ये करके मेरे पास और 2 मल्टीपल्स आए। अब वर्क करने के लिए मेरे पास एक ये वाला मल्टीपल है, एक ये वाला मल्टीपल है, एक ये वाला मल्टीपल है। अब यहीं पे देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इसके सबसे ज्यादा नजदीक इन तीनों मल्टीपल में से यही वाला है। क्योंकि नजदीकी कैसे चेक करते हैं? जब डिफरेंस सबसे छोटा होता है वही सबसे नजदीक माना जाता है सर। तो सबसे छोटा डिफरेंस यही देगा, यानी इसके सबसे ज्यादा नजदीक यही है। और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि मेरा नंबर 1 लाख से ज्यादा है। क्लियर हुआ कि नहीं? होना चाहिए। तो लास्ट सवाल के ही तर्ज पे एक और बढ़िया सवाल, एक तगड़ा सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो लास्ट के लिए हमने चेक किया था, आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले सवाल में भी हमने एक और मल्टीपल निकाल के चेक किया था, तो हमने देखा कि जैसे ही अगले मल्टीपल पे गए तो अब वो बड़ा डिजिट का नंबर बन गया, तो उस हिसाब से वेरीफाई हो गया कि वही आंसर होना चाहिए। तो यहां पे भी दिमाग लगाते हुए एक और आगे का एक और पीछे का मल्टीपल निकाल लिया, जिससे ये निश्चिंत हो जाए कि हमारा आंसर बिल्कुल सटीक आ रहा है कि नहीं। तो अब मैं यहां पे कंफर्म तरीके से बोल सकता हूं कि ये जो मेरा नंबर आया है यही 1 लाख से बड़ा, 1,10,000 के नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक वो नंबर है जिसको ये तीनों नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। क्या ये कहानी सबको क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक बहुत तगड़ा सवाल, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल हमसे पूछ रहा है कि वो सबसे छोटा वाला नंबर बताइए जो कि 1 और 10 के बीच के सारे इंटीजर्स से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। सवाल हमसे पूछ रहा है कि वो सबसे छोटा वाला नंबर बताइए जो कि 1 और 10 के बीच के सारे इंटीजर्स से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि इस बात को और अच्छे से मैं समराइज करके बोलूं तो ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि 1 और 10 के बीच के सारे इंटीजर्स क्या क्या होंगे, तो तुरंत आपका जवाब आएगा कि सर 1 और 10 के बीच के सारे इंटीजर्स होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 और 10 के बीच के सारे इंटीजर्स यही हैं सर। अब ये जो लास्ट में लिखा बोथ इंक्लूसिव, इसका क्या मतलब है? तो इंक्लूसिव वर्ड आया है इंक्लूडेड से। इंक्लूडेड का मतलब होता है इंक्लूड करना, उसको भी रखना। तो बोथ इंक्लूसिव बोल दिया है, मतलब ये है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं जिनके बीच पे बात हुई, इन एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो अगर सवाल में बोथ इंक्लूसिव बोल दे तो तुरंत समझ जाना है कि आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है, यानी इनको भी इंक्लूड कर लेंगे। सर ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। मान लो यहीं पे लिख देता बोथ एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब हो जाता है छोड़ देना है। तो अगर बोथ एक्सक्लूडेड बोल देता तब 1 को और 10 को एक्सक्लूड कर देते, छोड़ देते। सर ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो समझना सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि वो सबसे छोटा वाला नंबर बताइए जो 1 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसके साथ साथ 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसके साथ साथ 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसके साथ साथ 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसके साथ साथ 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसके साथ साथ 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसके साथ साथ 7 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 8 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अब सवाल क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, समझना। तो नंबर क्या है मुझे क्या पता सर। तो नंबर को रैंडमली मान लिया x, नंबर को रैंडमली हमने मान लिया x। अब समझना, तो सवाल कह रहा है कि मेरा ये जो नंबर x है ये 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगेन ये 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, अगेन ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। इन सब से मेरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंप्लीटली डिविजिबल वाली बात को हम फैक्टर, मल्टीपल दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले फैक्टर से टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि हमें यह देखना है कि कॉमन की बात किसके साथ फिट बैठती है। तो फैक्टर से टेस्ट करें तो कह दोगे कि मेरा ये जो नंबर है ये इन सब से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स होंगे, यानी कि 1 भी x का एक फैक्टर होगा, 2 भी x का फैक्टर होगा, 3 भी x का फैक्टर होगा, 4 भी x का फैक्टर होगा, 5 भी x का फैक्टर होगा, 6 भी x का फैक्टर होगा, 7 भी x का फैक्टर होगा, 8 भी x का फैक्टर होगा,
9 भी x का फैक्टर होगा, 10 भी x का फैक्टर होगा। तो ये सारे के सारे x के फैक्टर्स होंगे, लेकिन सर यहां पे कहीं पे भी कॉमन फैक्टर की बात फिट नहीं बैठती है। लेकिन यहीं पे अगर मल्टीपल के तरीके से दिमाग लगाएं तो समझना, तो मुझे बोला जा रहा है कि मेरा ये जो x है ये सबसे कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि मल्टीपल के टर्म में इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x 1 का एक मल्टीपल होगा, अगेन x 2 का एक मल्टीपल होगा, अगेन x 3 का एक मल्टीपल होगा, अगेन x 4 का एक मल्टीपल होगा, 5 का एक मल्टीपल होगा, 6 का एक मल्टीपल होगा, 7 का एक मल्टीपल होगा, 8 का एक मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, x 10 का भी एक मल्टीपल होगा। तो बातों को कंबाइन करके मैं ये बोल सकता हूं कि सर x इन सारे नंबर्स का एक मल्टीपल होगा। तो अगर x इन सारे नंबर्स का एक मल्टीपल होगा तो क्या इसी बात को कॉमन इंक्लूड करके मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि x इन सभी का एक कॉमन मल्टीपल होगा? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो यहां पे ये समझ में आ गया है कि x इन सभी का एक कॉमन मल्टीपल होगा। तो लिख लेते हैं x जो है ये कॉमन मल्टीपल है इन सभी का, यानी यहां से लेकर यहां तक के सारे नंबर्स का x एक कॉमन मल्टीपल है। अब आगे कॉमन मल्टीपल्स तो इन सारे नंबर्स के बहुत सारे हो सकते हैं। कौन सा वाला कॉमन मल्टीपल? तो सवाल के अनुसार ये नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल। तो समझ में आ गया है कि सॉल्व करने के लिए क्या करना है। फट से क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे, वही एलसीएम मेरा आंसर हो जाएगा। फटाफट पहले इतनी कहानी नोट डाउन करिए। तो 1 से 10 तक का एलसीएम निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको यहां पे थोड़ा तेज करने के लिए डिवीजन वाले मेथड से कर दूंगा। आप जो करना वो एग्जाम में फैक्टराइजेशन से ही करना है, इसको याद रखना। तो मैं डिवीजन वाले मेथड से कर लेता हूं अपने नॉर्मल वाले मेथड से। देखो यहां पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है सर। फटाफट निकालते हैं। देखो यहां पे ध्यान से, पहले 2 से देखते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से और जाएगा सर, फिर 2 से यहां पे देखा जाए तो 2 1 जा 2, और देखो यहां पे 2 2 जा 4, ये हो गया। अब 3 से देखते हैं सर, तो 3 से यहां पे अगर देखा जाए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और देखिए यहां पे 3 3 जा 9। ठीक है सर, ये हो गया। अब 5 से देख लेते हैं। 5 से देखेंगे यहां पे तो 5 1 जा 5, इसके बाद यहां पे कह दोगे फिर से 5 1 जा 5। अब हो गया खत्म सर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसको 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 सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर दिमाग में ही करे तो कह दोगे 15, 5 3 जा हो गया 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 62 जा हो गया 120, 123 जा कितना हो गया सर? 360, 360 इंटू 7 करना है। तो 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21, 4 25, 2520 हमारा आंसर हो जाएगा सर, 2520। यानी कि आप तुरंत यहां पे कह दोगे कि वो सबसे छोटा नंबर जिसको ये सारे के सारे नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो है 2520। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। अगेन एक बहुत तगड़ा सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल। तो कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इस सवाल के साथ आज के लेक्चर की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। तो जो भी बची खुची वैरायटी थी सर, सबको यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करूंगा मजा आया होगा, अपने चीजों को एंजॉय किया होगा सर। ये सारे तगड़े सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। तो प्रिंस सर से पढ़ने में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कोई ऐसे फैकल्टी हैं जो कि इस चैनल पे, अड्डा के चैनल पे आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इसके साथ अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इर्रेशनैलिटी पे बात करेंगे सर। तो तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।